हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिटेल स्टॉक एनालिसिस के ऊपर। क्या फ्यूचर आउटलुक है, उसी के साथ साथ क्या अगर कल को जाकर रिलायंस के अंदर जियो का डीमर्जर और रिलायंस रिटेल का डीमर्जर होता है तो क्या आपको उनके भी शेयर्स मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या कंडीशन है, नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और फ्यूचर आउटलुक क्या है बिजनेस का, शेयर प्राइस क्या यहाँ से आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, 10 साल नहीं 5 साल के अंदर, 5 से कम साल के अंदर डबल होने की कैपेसिटी है कि नहीं शेयर प्राइस की, उसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना है लाइक, एनालिसिस पसंद आए तो कीजिए लाइक। नीचे आपको एक फ्री लाइक का बटन दिख रहा होगा, लाइक क्लिक करना है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है उसका, मोटिवेशन मिलेगा। अगला कौन सा स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए वो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। जितना ज़्यादा आपको कमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा मैं उस स्टॉक को कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो कीजिए लाइक, शेयर भी कीजिए और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बात करें सबसे पहले रिलायंस की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के तहत आपको पता है ये इंडिया की वन ऑफ दी, क्या ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। बस ये अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम हुआ है, आपको 7% के आसपास का आता हुआ देखने को मिल रहा है। 7% के आसपास का ही रिटर्न ऑन इक्विटी आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी वाइज आपको कम होता है देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये, तो फेस वैल्यू यानी कभी भी शेयर को स्प्लिट नहीं किया गया है, तो कंपनी के शेयर को स्प्लिट नहीं किया गया है। तो आई डोंट थिंक कि कंपनी आगे भी जाकर स्प्लिट करेगी, क्योंकि करना होता तो अब तक कर दिया था। डिविडेंड यील्ड वाला, अगर किसी को डिविडेंड ज्यादा पसंद है तो डिविडेंड यील्ड वाला तो बिल्कुल भी मतलब बोले तो 1% का भी डिविडेंड यील्ड नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो 8.19% है, ये भी कम है। स्टॉक की पी की बात करें 30 के पी के आसपास चल रहा है, 30 के पी के आसपास चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो स्टॉक अभी भी काफी चीप आपको देखने को मिलेगा। काफी रिपोर्ट्स होगी, काफी लोग होंगे जो डाउन साइड का टारगेट दे रहे हैं 1000 रुपीज़ का, उसके भी नीचे का 1800 रुपीज़ का। मैं फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो आप पास्ट नहीं आप फ्यूचर को देखते हो, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो आपको आपका प्राइस टारगेट है वो आप आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस को देख के अप्लाई करते हो। तो कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस ठीक है, कंपनी का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना। अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो फ्यूचर में भी कंपनी अच्छा प्रिडिक्ट कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। लेकिन यू नेवर नो कौन से टर्निंग पॉइंट आएगा और कब वो कंपनी एक अलग ही दिशा में काम करना शुरू कर देगी और आपका जो टारगेट है वो मिनटों में आ सकता है। तो आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। साथ ही साथ बात करें सबसे पहले सेगमेंट वाइज, फिर मैं पी रेशियो पे भी बात करूंगा और भी अलग अलग चीज़ों पे मेरे को बात करनी है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ सेगमेंट वाइज, तो सेगमेंट वाइज बात करें तो 21% जो रेवेन्यू इनका आता है वो रिटेल बिजनेस से आता है। 100 रुपीज़ में से 21 रुपीज़ जो वो कमा रही है वो रिटेल बिजनेस में से कमा रही है। रिटेल बिजनेस के अंदर आपको कमाई होती हुई देखने को मिल रही है। उसके अलावा बात करें तो 9% के आसपास का इनका डिजिटल रेवेन्यू भी आता है। डिजिटल रेवेन्यू यानी जो जियो का बिजनेस हो गया वहां से इनका 9% आता है। तो 21% तो इधर से आ गया, 9% यानी 30% तो ये खाली इनका रिटेल बिजनेस और इनका डिजिटल बिजनेस है। तो 100 रुपए में से 30 रुपए 30% जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो दो ये बिजनेस से आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं रिफाइनिंग की बात करूं तो यहाँ पर आपको 50% आता हुआ देखने को मिल रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में 19% है, तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट बिजनेसेस है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऑयल टू केमिकल 0.5% और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के से 1% के आसपास का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलता है। पी रेशो की अगर मैं बात करूं तो इसका मैक्सिमम, अगर आप पी रेशो देखोगे तो मैक्सिमम पी रेशो इसका हाई जो है वो 40 के आसपास का बना है। आई गेस 40 के आसपास का इसका हाई बना है, 36 के आसपास का मैक्सिमम पी है। और नीचे की बाजू अगर मैं बात करूँ तो नीचे की बाजू करीब आपको 10-11 के आसपास के पी के भी नीचे ये जाता हुआ स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिला है। मैक्सिमम का अगर मैं मीडियन पी निकालूं, मीडियन पी जो एवरेज पी होता है जो कि एकदम बेस्ट बाय लेवल होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो 16 के आसपास का आता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इतने कम पी पे आपको मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इतने कम पी में। 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो 20 के आसपास का, और 3 ईयर्स के मैं आसपास की बात करूं तो 23 के पी के आसपास आपको स्टॉक चलता हुआ देखने को मिलता है। अभी मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं, आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। 25 से 28 के पीई रेशो पे अगर आपको ये स्टॉक मिले तो एक अच्छा बाय बनता है। ऐसा नहीं कि खाली पीई रेशो को देखो आपको बाय करना है, क्या पता शेयर का प्राइस सेम रहे और फिर भी इसका पीई रेशो 25 से 28 आ सकता है, क्योंकि अगर इनका एबिट गिरा, इनका अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिरा, ईपीएस घटा इनका, तो ऑटोमेटिकली पीई रेशो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और या तो अगर इनका प्रॉफिट बढ़ गया
शेयर प्राइस सेम है तो इनका पी रेशो कम होता हुआ देखने को मिले। तो नॉर्मल सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे नॉर्मल सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर अगर आपको इसका 25 से 30 के बीच में अगर पीई मिल रहा है, जो कि अभी भी मेरे ख्याल से 25 से 30 के बीच में ही चल रहा है, 28 का पीई चल रहा है, उसके अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मुझे ये ठीक लगता है। 16-17 का पीई आना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि इतना अच्छा शेयर आपको इतने कम पी में मिलेगा। काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस की है शेयर ने भी 2010 से लेकर 2020 तक। शेयर एक अंडर परफॉर्मिंग शेयर था, अपने काफ़ी सालों तक उसने रिटर्न नहीं कमा के दिया था, शेयर होल्डर्स को उतना अच्छा रिटर्न नहीं कमा के दिया था। अब वो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकला है, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। अगर आप इसके पीयर रेशो की बात करें तो देखिए पीयर रेशो में खाली रिफाइनरीज की इसको पीयर रेशो मिल रहा है। अगर आप सेगमेंट वाइज पीयर रेशो पे जाओगे, मैं बात करूं डीमार्ट की शेयर की, अगर आप चेक कर सकते हो डीमार्ट की अगर मैं शेयर की बात करूं तो आपको डीमार्ट का 206 के पी 206 के पी यानी ₹1 कमाने के लिए आप डीमार्ट को ₹206 तक देने को तैयार हो। अगर डीमार्ट आपको ₹1 कमा के दे रही है तो आप उसके पीछे ₹206 खर्च करने को तैयार हो। कंपनी को ₹1 कमाने के देने के लिए आप उतना पे करने को तैयार हो, तो सोचिए उस लेवल का वैल्यूएशन डीमार्ट को मिल रहा है। और डीमार्ट की अगर मैं बात करूं तो Q1 का अगर आप इनका खाली एबिडा देखोगे, Q1 का जो आया है 221 करोड़ का, कितने का एबिडा आया है आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में मिल जाएगा। 221 करोड़ का आपको Q1 का इनका एबिट आता हुआ देखने को मिला। और यही अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का रिटेल एबिडा अगर आप बात करोगे तो 1953 करोड़ का आता हुआ देखने को मिला है। तो कितना बड़ा मैसिव डिफरेंस है एबिट के अंदर अगर मैं बात करूं खाली डीमार्ट की और रिलायंस रिटेल की। रिलायंस रिटेल के अंदर काफी सारे बिजनेसेस आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर इसको 200 का पीई मिल सकता है तो सोचिए अगर रिलायंस रिटेल अगर डीमर्ज होवे तो उसको एटलीस्ट इसका हाफ पी तो आप मान के चल सकते हो। मैं इससे ज़्यादा की भी बात कर सकता हूँ कि इससे ज़्यादा का भी आपको मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप इसके हाफ का पी तो मान के चल सकते हो कि इससे आधा का इसको वैल्यूएशन मिलेगा जो डीमार्ट को मिल रहा है। एयरटेल की बात करें तो 300 का पी चल रहा है, क्योंकि कंपनी कमा ही नहीं रही है, ना के बराबर कमा रही है। अब जाके कुछ सालों से कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब जाकर कुछ 1-2 क्वार्टर से कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज करना शुरू किया, 300 के पी पे चल रहा है। लॉस रिपोर्ट कर रही थी और अभी भी काफी कम प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हो। और अगर अब आप खाली जियो का डिजिटल सर्विसेज का अगर आप एबिटा देखोगे 9268 करोड़ का आपको Q1 का मैं बात कर रहा हूँ एबिटा आता हुआ देखने को मिल रहा है। और Q1 की मैं बात करूँ तो करीब करीब आपको 20 का ईपीएस आता हुआ देखने को मिला है। 3 क्वार्टर और बचे, आप मिनिमम 80 से 100 का ईपीएस मान के चल सकते हो इस कंपनी का, कि आपको 80 से 100 के आसपास का ईपीएस आता हुआ देखने को मिलेगा। उसके मुताबिक भी अगर आप बात करें तो शेयर अभी काफी आपको कम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि एक रिलायंस एक होल्डिंग कंपनी बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर 5-5 अलग अलग बिजनेसेस है, तो जब इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तब मुझे लगता है कि इसके शेयर का आपको रियल वैल्यू पता चलेगा। जब तक वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होने वाली है, शेयर इसी प्राइस के आसपास, इसी प्राइस के मतलब इसी रेंज के अंदर की अपना पी रेशो ये 40 के पार नहीं जा पाएगा, मतलब कम वैल्यू पे ही ये ट्रेड कर पाएगा। अब अगर रिलायंस का शेयर का डीमर्जर होता है, देखिए डीमर्जर होगा अगर इंडिया के अंदर जियो को और रिलायंस रिटेल को लिस्ट किया जाता है तो डेफिनेटली आपको शेयर्स मिलेंगे। आपके पास जितने भी रिलायंस के शेयर्स है उसके सामने अगर सेम प्रोपोर्शनेट के अंदर अगर कंपनी देती है तो सेम प्रोपोर्शनेट के अंदर या कुछ ऊपर नीचे प्रोपोर्शनेट करके आपको शेयर्स मिलेंगे। एक ही है अगर ये शेयर्स इंडिया की जगह यूएसए के अंदर जाके लिस्ट होते हैं, यानी डायरेक्ट नेस्डैक के ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि जियो डायरेक्टली नेस्डैक पे जाके लिस्ट होगा वहां पे, क्योंकि वैल्यूएशन से ज़्यादा अच्छी मिलती है, फॉर्च्यून 500 की कंपनी है, तो अगर वो वहां पर जाके लिस्ट होते हैं तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। आप एक इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टर रहोगे, एक इनडायरेक्ट तरीके से होल्डर रहोगे उस शेयर के, लेकिन आपको डायरेक्टली आपके पास डीमैट अकाउंट में अलग से शेयर आते हुए देखने को नहीं मिलने वाले, फिर भले वो जियो हो या रिलायंस रिटेल हो। इंडिया में अगर लिस्ट होते हैं तो ही आपको शेयर्स मिलेंगे, जो प्रोपोर्शनेट कंपनी डिसाइड करेगी उस प्रोपोर्शनेट पे आपको उतने शेयर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल मैं बात करूं तो बिल्कुल भी इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं कि आने वाले 2 साल के अंदर शेयर जैसे डबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नया सेगमेंट में भी एंट्री की है। आई गेस सभी को पता है, इन्होंने अपना जो नया सेगमेंट है एनर्जी, सोलर एनर्जी वाला, उसमें ग्रीन एनर्जी वाले बिजनेस में इन्होंने एंट्री की है। तो वो भी मतलब ये कंपनी ऐसी है कि जो चेंज को अडेप्ट करती है, बाकी कुछ कंपनियों की तरह नहीं है कि वो चेंज को बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं करती, वो अपने पुराने तरीके से तौर तरीके से काम करती है, नहीं। फ्यूचर आउटलुक कंपनी, आप वही कंपनी ले सकते हो जो एटलीस्ट जो चेंज हो रहा है उसे क्विकली अडेप्ट करे। जब कंपनी को पता चला कि जो इनका ये पेट्रोकेमिकल वाला बिजनेस है, ये सब बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, आगे जाके सभी ही कोई पेट्रोल पे गाड़ियां चलने वाली नहीं है, मोस्टली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएगी। कंपनी ने तुरंत अभी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और 3 साल के अंदर काफी अच्छा
सा अमाउंट ये ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करने वाली है। टेलीकॉम बिजनेस में कंपनी को दिखा कि हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास कनेक्टिविटी कम है, तो लोगों को एक्सपोज किया जा सकता है ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी एट चीप रेट के ऊपर और ज़्यादा अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर किया जा सकता है। तो कंपनी ने अपना टेलीकॉम बिजनेस में एंट्री की और ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि काफ़ी मुश्किल से चलाया जाता था। उस सेक्टर के अंदर कंपनी कॉन्स्टेंटली, जब से आई है कुछ 1-2 साल के बाद से कंपनी कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट दर्ज कर रही है जियो के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये चेंज को अडेप्ट करने वाली कंपनी है, और जो कंपनी चेंज को अडेप्ट करती है क्विकली, और जितना क्विकली अडेप्ट करती है, और इतनी बड़ी कंपनी, इसके लिए चेंज को अडेप्ट करना मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। इनके पास पैसे काफ़ी सारे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इनको फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के तो डेफिनेटली वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और उस एज अ शेयर होल्डर आप वही चाहते हो कि कंपनी कॉन्स्टेंटली नए नए सेगमेंट्स ऐड करती रहे, चेंज को अडेप्ट करे और अच्छा रिटर्न आपको कमा के दे। हाल ही के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिटर्न उतने अच्छे नहीं आए हैं, आरओई भी गिरा है, आरओसी भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म वाइज अगर मैं बात करूँ, सस्टेनेबिलिटी अगर मैं वाइज बात करूँ, तो ये शेयर अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। मेन इसका जब डीमर्जर होगा रिटेल बिजनेस का और डिजिटल बिजनेस का, तब आपको और अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई देखने को मिलेगी। ग्रीन एनर्जी बिजनेस जो एक है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है कि आने वाले सालों के अंदर आपको इस सेगमेंट से भी काफ़ी अच्छा रिलायंस का मेजर रेवेन्यू आता हुआ भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ फाइनेंशियल एक सर्विस है जो मुझे लगता है कि रिलायंस जिसको छुआ नहीं है, फाइनेंस। आगे जाकर अगर जियो का पेमेंट बैंक या जियो से रिलेटेड या डिजिटल फाइनेंस से लेकर अगर रिलायंस इस सेक्टर में भी उतरे, तो इस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, फाइनेंस के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ रिलायंस के शेयर को लेके। बाकी आप बताइए, और एज अ डिस्क्लोजर मैं दे दूँ, मेरे पास डायरेक्ट शेयर्स भी है रिलायंस के और इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू भी मेरे इसमें होल्डिंग्स है। ओवरऑल चीप है शेयर, अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से मैं बात करूँ, पास्ट परफॉर्मेंस एक होता है और एक फ्यूचर परफॉर्मेंस होता है। फ्यूचर परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है रिलायंस का, और डी मर्जर का मैं वेट करो, जब डी मर्जर होगा तब आपको इसके अंदर ट्रू वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई देखने को मिलेगी। और एज अ शेयर होल्डर मैं तो यही चाहूँगा कि डी मर्जर हो तो इंडिया के अंदर ही हो। वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल मैं ये भी चाहूँगा कि डी मर्जर इंडिया में ना हो कि यूएसए के अंदर हो, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी। लेकिन एज अ डायरेक्ट होल्डर कि जब मुझे अगर एग्जिट करने का मौका मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलायंस के 5 सेगमेंट में से सिर्फ 2 ही सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, बाकी 3 सेगमेंट में मेरे को इतना समझ नहीं पड़ता है, मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे को उधर से एग्जिट करना है, तो ऐसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए शेयर होल्डर को, वो मुझे चाहिए। तो फिर उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर इंडिया में डी लिस्ट हो तो बेहतरीन होगा, ताकि मुझे एग्जिट मिले। अगर मुझे खाली डिजिटल या रिटेल या मेरे को रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास ऑप्शंस हो कि मैं किस में इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो मैं पर्टिकुलरली उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकूँ। लेकिन एज अ बास्केट अगर मुझे इन्वेस्ट करना है और मैं चाहूँ कि मेरे शेयर की वैल्यूएशन बढ़े, तो मैं यही चाहूँगा कि फिर शेयर्स को यूएसए के अंदर डायरेक्ट लिस्टिंग हो जियो की और रिटेल की। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर इंडिया में लिस्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बिजनेस के अंदर चाहे तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। वीडियो पसंद है तो वीडियो कीजिए लाइक। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।